नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव को लेकर अब हर व्यक्ति सक्रिय हो चुका है। सभी जानना चाहते हैं कि किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी और कौन सी लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा, किसे टिकट मिल सकती है, कौन जो चुनाव लड़ने वाला है और कौन किस पर जो है हैवी रहने वाला है। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर अपनी फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। एक तरीके से कहा जाए तो जो नाम चुने गए उनको हाईकमान के पास भेज दिया गया है, यानी कि हाईकमान के पास फाइनल नाम जा चुके हैं। अब मात्र घोषणा होनी बाकी है, उन नामों के ऊपर हाईकमान की मुहर लगनी बाकी है। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले कांग्रेस के द्वारा जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनसे आवेदन मांगे गए थे और इसी कड़ी में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर 300 से अधिक आवेदन इच्छुक उम्मीदवारों के पहुंच गए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, कांग्रेस की एक समिति है चुनाव की, उसके द्वारा बड़ी जो है काटछाट की गई, बड़ी जो है जद्दोजहद के बाद छटनी की गई, जिसमें मात्र कुछ चुनिंदा नाम चुने गए हैं और उन नामों को अब हाईकमान के पास भेज दिया गया है। लिस्ट तैयार कर ली गई है और अब मात्र घोषणा होनी बाकी है। अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस लोकसभा सीट से किस नाम को जो है घोषित किया जाएगा, किस नाम पर जो है मुहर लगने वाली है, कौन से नाम की सर्वाधिक चर्चाएं और संभावनाएं चल रही हैं। बारी बारी से हर लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहली लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वो है अंबाला। अंबाला से आती हैं कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश की बड़ी लीडर कुमारी शैलजा। कहीं ना कहीं ये कहा गया कमेटी के द्वारा कि अगर कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव लड़ती हैं अंबाला सीट पर, जो कि रिजर्व सीट है हरियाणा प्रदेश की, तो वो एकमात्र प्रत्याशी रहेंगी कांग्रेस की, क्योंकि वो हैवीवेट नेता है। अगर स्थिति ऐसी होती है कि कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती हैं, जो कि वो खुद भी लोकसभा चुनाव से किनारा कर रही हैं और लगातार जो विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा भी जाहिर कर रही हैं, तो इस स्थिति में दो नाम और फाइनल किए गए हैं। पहला नाम है बृजपाल छप्पर, जो कि हुड्डा खेमे के नेता हैं, तो वही दूसरा नाम आता है एक युवा चेहरा प्रदीप नरवाल, जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बड़े अच्छे जो है लाइजन बताए जाते हैं, बेहद करीबी बताए जाते हैं, हाईकमान में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं अंबाला सीट, जहां कुमारी शैलजा अपना प्रभुत्व रखती हैं, अपना वर्चस्व रखती हैं, अपना दबदबा रखती हैं, तो इस सीट पर जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है कि कुमारी शैलजा जिसे चाहेंगी उसे टिकट दिलवा सकती हैं। तो ऐसे में बृजपाल छप्पर का नंबर पड़ना बेहद कठिन है, असंभव सा है, क्योंकि वो हुड्डा खेमे के नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं। इस स्थिति में बृजपाल छप्पर का तो नंबर पहले ही कट चुका है। अब बात आती है प्रदीप नरवाल की, जो कि हाईकमान के बेहद करीबी हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनके अच्छे संबंध है, अच्छा संपर्क है। तो इस स्थिति में अगर हाईकमान कहेगा कि प्रदीप नरवाल को अंबाला सीट पर मौका मिलना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा भी अपनी रजामंदी दे सकती हैं, अपनी हामी भर सकती हैं। प्रदीप नरवाल पर कुमारी शैलजा की तरफ से ओके किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में चर्चाएं और संभावना यह है कि अंबाला सीट पर अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हैं तो वो एकमात्र प्रत्याशी होंगी। अगर कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उस स्थिति में प्रदीप नरवाल का नाम बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है। अब अगर बात की जाए लोकसभा सीट हिसार की, हिसार सीट भी जो है राजनीतिक मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण है। 2014 में यहां दुष्यंत चौटाला ने अपनी जीत दर्ज की। 2019 के अंदर भाजपा के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने यहां जीत दर्ज की। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस के प्रत्याशी भव्य विश्नोई, जो कि कांग्रेस में थे लेकिन फिलहाल बीजेपी से विधायक बने हुए हैं आदमपुर सीट से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तीसरा नंबर प्राप्त किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब इस सीट पर पहला नाम आता है पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह का, तो वहीं दूसरा नाम आता है पूर्व मंत्री जयप्रकाश। दो नाम इस सीट पर सुनने में आ रहे हैं, लेकिन एक तीसरा नाम भी है, सरप्राइजिंग नाम इस सीट पर देखने को मिल सकता है, वो है अशोक मंगाड़ी वाला, जो बनिया समाज से संबंधित है और कहीं ना कहीं एक नॉन जाट नेता के रूप में, एक फैक्टर के रूप में इस सीट पर काम करने वाले हैं, एक असरदार समीकरण के तौर पर इस सीट पर
काम करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं इस सीट पर किसी जाट प्रत्याशी को उतारा जाना है। तो उस स्थिति में अगर कांग्रेस इस सीट पर नॉन जाट नेता को उतारती है तो टक्कर बड़ी जो है कांटे की रहने वाली है। बात की जाए संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह की, तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने के इतने इच्छुक नहीं है। कहीं ना कहीं बातों ही बातों में वो ये कह भी चुके हैं कई बार कि वो लोकसभा चुनाव में इतनी रुचि नहीं दिखा रहे। उनकी रुचि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के अंदर। वही बात की जाए जयप्रकाश कलायत की, जेपी कलायत की, तो वो पूर्व में जो है सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं हुड्डा खेमे से संबंधित, हुड्डा के बेहद करीबी नेता हैं, हुड्डा के सबसे विश्वास पात्र नेता हैं। तो उस स्थिति में उनका नंबर लग सकता है। लेकिन अगर बात की जाए जातीय समीकरणों की, बात की जाए एक फैक्टर के रूप में काम करने की और बात की जाए एक कड़ी टक्कर देने वाले नेता के रूप में, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जाट नेता को हिसार लोकसभा सीट पर उतारती है तो उस स्थिति में कांग्रेस के समीकरणों में अशोक मंगाड़ीवाला बिल्कुल फिट बैठते हैं। कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदार, मजबूत प्रत्याशी साबित नजर आते हैं। अशोक मंगाड़ीवाला का इस सीट पर सुनने में आ रहा है और अगर बीजेपी जाट नेता को उतारती तो उस स्थिति में अशोक मंगाड़ीवाला को 100% मौका हिसार लोकसभा सीट पर मिल सकता है। उसके पीछे का कारण एक ये भी है कि कहा जा रहा है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहने वाला, और अगर गठबंधन रहता है तो यह सीट जेजेपी के कोटे में जाएगी। जेजेपी से यहां दिग्विजय चौटाला को उतारा जा सकता, तो उस स्थिति में अशोक मंगाड़ीवाला का नंबर लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अभी सिकड़ी में अगर आगे बात की जाए तो अगली सीट है सोनीपत लोकसभा सीट, जहां पर कांग्रेस के पास सबसे अधिक आवेदन आए थे और कहीं ना कहीं उन आवेदनों में से एक उचित प्रत्याशी की छटनी करना कांग्रेस कमेटी के लिए भी बड़ी मुश्किल का काम रहा है। बड़ी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस कमेटी 2 फाइनल नामों पर पहुंची है। पहला नाम आता है सुरेंद्र दहिया का, जो कि हुड्डा के यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी नेता हैं, और कहीं ना कहीं दूसरा नाम आता है पदम सिंह दहिया का, वो भी हुड्डा खेमे से ही संबंध रखते हैं। अब अगर चुनावी इतिहास पर नजर डाली जाए तो 2019 में यहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा। सामने थे बीजेपी के प्रत्याशी रमेश चंद्र कौशिक, जो कि 2014 में भी जीत हासिल कर चुके थे और लगातार दूसरी बार उन्होंने 2019 में भी जीत हासिल की और भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। अब की बार 2024 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार है, सबसे प्रमुख चेहरे कांग्रेस की तरफ से कहे जा रहे हैं, तो इस स्थिति में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो यहां 2 नाम फाइनल किए गए हैं। पहला नाम आता है सुरेंद्र सिंह दहिया का, जो कि पिछले अनेक वर्षों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी हैं और बेहद जो है विश्वास पात्र नेता भी हैं। तो वहीं अगर दूसरे नाम की बात की जाए पदम सिंह दहिया, जो पूर्व में इनेलो पार्टी से विधायक रह चुके हैं, और जब इनेलो और जेजेपी अलग अलग हुई, जेजेपी में चले गए और वहां वो लगातार जो है सोनीपत के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। 1 वर्ष पहले उन्होंने जेजेपी को भी अलविदा कह दिया, वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद लगातार भूपेंद्र हुड्डा के साथ लगे हुए हैं, हुड्डा खेमे से जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में दोनों ही नेता भूपेंद्र हुड्डा के खास हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से जुड़े हुए हैं। तो यहां सुरेंद्र दहिया पदम सिंह दहिया के मुकाबले में हुड्डा के सबसे करीबी, सबसे खासम खास और बेहद विश्वास पात्र हैं, जिसके चलते हुड्डा की तरफ से सुरेंद्र दहिया का नाम आगे भेजा जाएगा। अगली सीट है करनाल लोकसभा सीट। अगर इस सीट की बात की जाए तो यह सीट ब्राह्मण और राजपूत समीकरणों के बीच फंसी हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2019 के अंदर इस सीट पर कुलदीप शर्मा ने चुनाव लड़ा, जहां उनको 6 लाख से अधिक वोटों से हार का सामना भी करना पड़ा। तो इस बार भी इस सीट के ऊपर 2 नाम, प्रमुख नाम फाइनल किए गए। सबसे पहला नाम तो कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित का है, यानी कि कुलदीप शर्मा खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके बेटे को आगे किया गया है। अपने बेटे को जो टिकट दिलवाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरा नाम है इस सीट के ऊपर वीरेंद्र राठौड़, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के। ये 2 नाम फाइनल किए गए हैं, हाईकमान के पास ये नाम जा चुके हैं। अब राजपूत और ब्राह्मण समीकरणों की बात की जाए, 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है। तो इस स्थिति में इस सीट पर सबसे अधिक संभावनाएं कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की लगाई जा रही है। तो वही अगर बात की जाए दूसरे चेहरे वीरेंद्र राठौड़ की, जो कि एक राजपूत नेता है,
तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के द्वारा उनको लोकसभा चुनाव में करनाल सीट पर उतारा जाता है, इसका फायदा कांग्रेस को और भी 3-4 सीटों पर हो सकता है, क्योंकि वो राजपूत नेता है और हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी ने अब तक किसी राजपूत नेता को लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा है, सांसद नहीं बनाया है। तो इस स्थिति में अगर पहली बार कांग्रेस किसी राजपूत नेता को लोकसभा चुनाव में उतारती है, तो इस स्थिति में और भी 3-4 जो सीट हैं जहां पर राजपूत वोटर्स अपना दबदबा रखते हैं, वर्चस्व रखते हैं, उन सीटों पर कांग्रेस को बेहद फायदा होने वाला है। और यह कहा जाता है कि वीरेंद्र राठौड़, जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, हाईकमान में अपनी अच्छी पकड़ रखते, संगठन के अंदर उनकी बड़ी मजबूत जो है पकड़ है, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं वीरेंद्र राठौड़ का नाम फाइनल हो सकता है। अब ये डिसीजन हाईकमान को लेना है। यहां पर जो है दोनों नाम सशक्त हैं, दोनों चेहरे सशक्त हैं और दोनों चेहरों का अपना वजूद भी है और दोनों तरीके के जो है राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण भी यहां पर राजनीति को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस तमाम समीकरणों को समझते हुए ही इस सीट के ऊपर जो है प्रत्याशी को उतारने वाली है। अगली सीट है फरीदाबाद लोकसभा सीट, जो कि कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। पिछली 2 योजनाओं के अलावा इस सीट पर लगभग कांग्रेस का दबदबा रहा है, कांग्रेस यहां से लगातार जीतती रही है। तो इस स्थिति में पिछले 10 साल से लगातार यहां पर बीजेपी सत्ता में काबिज है, बीजेपी का सांसद यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। तो इस स्थिति में यह सीट जीतना, बीजेपी को यहां पर शिकस्त देना कांग्रेस के लिए और भी जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो नाम फाइनल किए गए हैं उनकी बात की जाए तो यहां भी 2 नाम आते हैं सामने निकलकर। पहला नाम है पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल का, तो वही दूसरा नाम आता है महेंद्र प्रताप, जो कि पूर्व में मंत्री रहे, उनके बेटे विजय प्रताप सिंह का नाम। वही इन 2 नामों के अलावा एक सरप्राइजिंग नाम भी जो इस सीट पर सुनने में आ रहा है, यानी कि एक चौंकाने वाला नाम इस सीट पर सुनने में आ रहा, वो है विधायक नीरज शर्मा। कांग्रेस के विधायक हैं और कहीं ना कहीं नीरज शर्मा का नाम भी जातीय समीकरणों को देखते हुए यहां निकल रहा है। अगर करनाल सीट के ऊपर वीरेंद्र राठौड़, जो कि राजपूत नेता हैं, उनको प्रत्याशी घोषित किया जाता, तो इस स्थिति में हरियाणा में एक सीट पर हमने बताया कि ब्राह्मण नेता को एडजस्ट करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर कर्ण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप को साइड करके नीरज शर्मा को मौका दिया जा सकता है, जो कि एक ब्राह्मण नेता हैं, विधायक भी हैं, हालिया वर्तमान विधायक हैं। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं यहां पर एक ब्राह्मण नेता को एडजस्ट किया जा सकता है। ब्राह्मण वोटर्स फरीदाबाद सीट पर काफी संख्या में हैं और अगर ब्राह्मण वोटर्स एक तरफा अपना समर्थन कांग्रेस को दे देते हैं तो यहां किसी भी समय चुनावी बाजी पलट सकती है। इस स्थिति में कहीं ना कहीं नीरज शर्मा का नाम भी चौंकाने वाला साबित हो सकता है, एक बड़ा जो है फैक्टर साबित हो सकता है फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। अगर करनाल सीट पर ब्राह्मण नेता को मौका मिलता तो यहां पर कर्ण सिंह दलाल जो है एक मजबूत नेता के रूप में अपनी दावेदारी सामने रख रहे हैं। तो इस स्थिति में वो लगातार जो है पिछले काफी समय से कहते भी आ रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सबसे मजबूत चेहरे और प्रत्याशियों की दौड़ में सबसे आगे जो है कर्ण सिंह दलाल दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। अगली सीट की बात की जाए तो गुड़गांव लोकसभा सीट, जहां पर पिछली बार कैप्टन अजय यादव ने चुनाव लड़ा राव इंद्रजीत के सामने और कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब की बार कैप्टन अजय यादव खुद लोकसभा चुनाव से मना कर रहे हैं, किनारा कर चुके हैं। तो इस स्थिति में उनके नाम पर भी कमेटी द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन जिन नामों पर चर्चा हुई, जो नाम फाइनल किए गए हैं, उसमें 2 नाम आते हैं। पहला नाम है राव दान सिंह, जो कि महेंद्रगढ़ से वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं, और कहीं ना कहीं दूसरा नाम आता है जितेंद्र भारद्वाज का। अब जहां यह कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह की गुड़गांव लोकसभा सीट पर टिकट पक्की है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नॉन अहीर प्रत्याशी की, नॉन अहीर कैंडिडेट की आवश्यकता पड़ने वाली। उस स्थिति में रावदान सिंह का नंबर अपने आप कट जाता है, वो इस दौड़ से जो है बाहर हो जाते हैं। जितेंद्र भारद्वाज का मौका भी यहां तभी लगने वाला है अगर करनाल और फरीदाबाद सीट पर किसी ब्राह्मण नेता को एडजस्ट नहीं किया जाता है, तो यहां जो जितेंद्र भारद्वाज को मजबूरी में एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर करनाल या फरीदाबाद सीट पर किसी ब्राह्मण नेता को एडजस्ट कर दिया जाता है तो उस स्थिति में यहां पर ब्राह्मण नेता का नंबर नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जितेंद्र भारद्वाज का नाम भी
किनारे हो जाता है। लेकिन यह एक तीसरा नाम भी है जो बड़ा सरप्राइजिंग नाम भी है और कहीं ना कहीं एक बड़े फैक्टर के रूप में यहां काम करने वाला है। वो नाम है महेंद्र सिंह छाबड़ा का, जो एक पंजाबी नेता है, हुड्डा के खेमे से आते हैं और कहीं ना कहीं हुड्डा के, भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी नेता भी। और यहां भूपेंद्र हुड्डा जिसे चाहेंगे उसे ही जो है चुनाव लड़ने का मौका मिलने वाला है। कांग्रेस को एक नॉन अहीर नेता की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं हुड्डा की अगर यहां पर पेश चलने वाली तो उस स्थिति में महेंद्र सिंह छाबड़ा का नाम फाइनल किया जा सकता है। इस बात का उदाहरण इसी से लिया जा सकता है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में एक नॉन अहीर प्रत्याशी मनोहर लाल सैनी ने राव इंद्रजीत के पिता राव वीरेंद्र सिंह को 62,000 वोटों से इस सीट पर हरा दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के सामने एक नॉन अहीर प्रत्याशी बड़ी मजबूत पकड़ रखने वाला साबित हो सकता है, एक बड़े फैक्टर के रूप में काम कर सकता है। और जिसको देखते हुए, इन तमाम समीकरणों को समझते हुए अगर कांग्रेस टिकट देती है तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह छाबड़ा का नाम गुड़गांव लोकसभा सीट पर निकल कर आ रहा है, उनकी संभावना सबसे अधिक लगाई जा रही है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं महेंद्र छाबड़ा का नाम गुड़गांव लोकसभा से सामने आ सकता है। अगली लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट है रोहतक, जहां शुरुआत से ही हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है, हुड्डा परिवार का जो है वर्चस्व रहा है। इस सीट पर लगातार दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के नेता अरविंद शर्मा के सामने 6 से 7 हजार वोटों के बीच हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब अगर बात की जाए रोहतक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले सबसे मजबूत दावेदार की, प्रत्याशी की, तो एकमात्र दीपेंद्र हुड्डा का नाम ही इस सीट पर फाइनल किया गया, इस सीट पर रखा गया है। यानी कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस सीट पर मात्र दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर चर्चा हुई है, दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर मोहर लगाने का काम किया गया, दीपेंद्र हुड्डा का ही नाम हाईकमान के पास भेजने का काम किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुड्डा परिवार की सीट पर काफी पकड़ भी है और कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार इस सीट पर जो है जीत हासिल कर सकता है। अगली सीट की अगर बात की जाए वो सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। अभी यहां भी दो नाम फाइनल किए गए। पहला नाम है श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी है। किरण चौधरी हरियाणा कांग्रेस में एक दबंग नेत्री के रूप में जानी जाती है। तो वहीं दूसरा नाम आता है हुड्डा खेमे से संबंध रखने वाले राव दान सिंह का, जो महेंद्रगढ़ से हालिया विधायक हैं। इनका नाम गुड़गांव लोकसभा सीट पर भी सुनने में आ रहा था, लेकिन यहां भी इनका नाम जो है स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा हाईकमान के पास भेजा गया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भी दो नाम चुने गए। पहला नाम श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पोत्री हैं। 2009 के अंदर उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, वो सांसद चुनी गई। 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं 2019 में भी लगातार दूसरी बार उन्हें चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। तो इस स्थिति में तीसरी बार लगातार जो है किरण चौधरी अपनी बेटी को टिकट दिलवाने के लिए पक्की फील्डिंग लगाए बैठी हैं, पक्की मोर्चेबंदी उन्होंने कर दी है। कहीं ना कहीं अपने हर तरीके से दाव पेच जो है चल दिए हैं। अब अगर बात की जाए राव दान सिंह की, जो कि गुड़गांव लोकसभा से आउट हो चुके हैं, तो इस स्थिति में उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक अहीर नेता को किसी न किसी सीट पर एडजस्ट कांग्रेस की तरफ से किया जाना है। तो इस स्थिति में उनका नंबर भी सीट पर लग सकता है, क्योंकि हुड्डा के जो है खासम खास नेता है, हुड्डा के करीबी नेता हैं। और अगर हुड्डा की चलती है, हुड्डा की अगर मानी जाती है, तो उस स्थिति में रावदान सिंह का नाम सामने आ सकता है, निकलकर रावदान सिंह को प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर हाईकमान की नजर से देखा जाए तो हाईकमान किसी भी सूरत में चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत है उसको नजरअंदाज करने का काम नहीं करने वाला है। तो ऐसे में श्रुति चौधरी की तीसरी बार भी टिकट कटना बेहद मुश्किल और कहीं ना कहीं नामुमकिन सा नजर आ रहा है। अब अगर बात की जाए सिरसा लोकसभा सीट की, यहां पर भी कुमारी शैलजा का नाम नंबर 1 पर है, क्योंकि यह है उनका पूर्व निर्वाचन क्षेत्र रहा है, वो पूर्व में यहां से सांसद रह चुकी हैं। लेकिन अब लगातार जो है उनकी इच्छा लोकसभा चुनाव के बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने की है, वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, प्रबल दावेदार है। तो उस स्थिति में वो लोकसभा चुनाव से किनारा कर चुकी है, विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा लगातार जाहिर कर रही है। तो ऐसी स्थिति में
कुमारी शैलजा की तरफ से चरणजीत सिंह रोड़ी का नाम जो है फाइनल किया जा सकता है। चरणजीत सिंह रोड़ी के नाम पर कुमारी शैलजा की हाँ हो सकती है, ओके किया जा सकता है। लेकिन एक और नाम यहां देखने को मिल रहा है, डॉक्टर सुशील इंदौरा, जो कि हुड्डा के खेमे से संबंध रखते हैं, हुड्डा के बेहद करीबी नेता हैं। और कहीं ना कहीं अगर हुड्डा की यहां पर पेश चलती है तो इस स्थिति में डॉक्टर सुशील इंदौरा को कांग्रेस की तरफ से मौका दिया जा सकता है। लेकिन कुमारी शैलजा का पूर्व निर्वाचन क्षेत्र रहा है, कुमारी शैलजा का नाम यहां भी नंबर 1 पर है, तो ऐसे में चरणजीत सिंह रोड़ी को टिकट मिलने के चांसेस बेहद अधिक हैं। तो कहीं ना कहीं यहां से चरणजीत सिंह रोड़ी का नाम फाइनल माना जा रहा है। अब अगर अंतिम लोकसभा सीट की बात की जाए, वो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, जो कि इंडिया गठबंधन के तहत आपके खाते में चली जाती है। आम आदमी पार्टी ने वहां अपने प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। अब कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता बीच मझधार में फंसे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से समर्थन के लिए, सहयोग के लिए, लोकसभा चुनाव में मदद करने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए लगातार मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ वो भूपेंद्र हुड्डा से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ वो कुमारी शैलजा से भी मिल रहे हैं, लेकिन अब तक उनको ये संतुष्टि कहीं से नहीं हो पाई है कि भूपेंद्र हुड्डा उनकी मदद करने वाले हैं या फिर कुमारी शैलजा उनकी मदद करने वाली। क्या दोनों नेता उनकी मदद करेंगे या फिर कोई भी नेता उनकी मदद नहीं करने वाला है, ये चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं इसी मझधार के बीच सुशील गुप्ता फिलहाल फंसे नजर आ रहे हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन चलते चलते मैं आपको दोबारा बता दूं, सबसे पहले अगर बात की जाए अंबाला सीट पर, तो अंबाला सीट पर कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल का नाम एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं फाइनल कर दिया गया है, सिर्फ मोहर लगने बाकी है, जो संभावनाएं लगाई जा रही हैं। करनाल सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर वीरेंद्र राठौड़ को उतारा जा सकता है। राजपूत समीकरणों को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर वीरेंद्र राठौड़ को उतारा जाता है तो कांग्रेस को करनाल सीट के अलावा 2 से 3 और सीटों पर भी जो है इसका फायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए सोनीपत लोकसभा सीट की, तो यहां पर सुरेंद्र दहिया भूपेंद्र हुड्डा के पसंदीदा नेता और पसंदीदा प्रत्याशी के तौर पर कारगर साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए फरीदाबाद सीट की, तो यहां पर एक सरप्राइजिंग फैक्टर के रूप में नीरज शर्मा विधायक का नाम सामने आ सकता है। अगर करनाल सीट पर ब्राह्मण नेता को नहीं उतारा जाता तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं नीरज शर्मा का नाम यहां से फाइनल माना जा रहा है। अब अगर बात की जाए गुड़गांव लोकसभा सीट की, तो यहां पर एक सरप्राइजिंग फैक्टर के रूप में एक तीसरे नेता के रूप में और एक नॉन अहिर नेता के रूप में महेंद्र सिंह छाबड़ा का नाम निकल कर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक नॉन अहिर नेता बीजेपी के नेता राव इंद्रजीत सिंह को कड़ी टक्कर दे सकता है और कहीं ना कहीं हरा भी सकता है, जिसको देखते हुए तमाम समीकरणों को समझते महेंद्र सिंह छाबड़ा का नाम फाइनल कहा जा रहा है। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा का एक तरफा जो है नाम सामने आ रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात की जाए तो यहां पर श्रुति चौधरी का नाम फाइनल है। बात की जाए हिसार सीट की, तो यहां पर एक सरप्राइजिंग फैक्टर के रूप में अशोक मंगालीवाला का नाम सामने आ रहा है, जो कि एक नॉन जाट नेता है। अगर जेजेपी के कोटे में सीट जाती है और यहां पर दिग्विजय चौटाला चुनाव में उतरते हैं, चुनावी मैदान में संघर्ष करते हैं, तो उसके बीच कांग्रेस तमाम समीकरणों को समझते हुए, जातीय समीकरणों को समझते हुए और एक चाल चलते हुए कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला को शिकस्त दे सकती है, मात दे सकती है अशोक मंगालीवाला को, एक नॉन जाट नेता को, जो कि बनिया समाज से संबंध रखते हैं, उनको हिसार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करके। सिरसा सीट पर अगर देखा जाए तो प्रमुखता जो है कुमारी शैलजा के नाम को दी गई है। हालांकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ती तो उनकी तरफ से जो है चरणजीत सिंह रोड़ी का समर्थन किया जाएगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान शैलजा के इस नाम पर मोहर लगाने का काम कर सकता है। यानी कि फाइनल नाम जो है चरणजीत सिंह रोड़ी का सिरसा लोकसभा सीट पर कहा जा रहा है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर जो कि आपके खाते में चली गई, तो वहां से सुशील गुप्ता को जो है प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो यह आज की हमारी चर्चा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही जो नाम फाइनल किए गए हैं उन पर हाईकमान की तरफ से मोहर लग सकती है या फिर कोई और जो है अलग समीकरण काम कर रहा है? हर लोकसभा क्षेत्र को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।